जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक विशेष विषय पर। बहुत सारे लोगों को इसमें जानकारी है, बहुत सारे लोगों को इसमें जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को भ्रांतियाँ भी हैं, कुछ लोगों को विपरीत जानकारी है। तो आज हम बात करेंगे वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ सुनने में बहुत सामान्य सी बात है। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि शरीर में ये त्रिदोष होते हैं। इन तीनों दोषों में से कोई भी एक बढ़ता या घटता है तो उससे संबंधित रोग होते हैं। ये आप सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो आज जानेंगे। लेकिन वात, पित्त और कफ क्या है? ये किस बला का नाम है? ये क्या चीज़ है? मैंने इसका गहराई से अध्ययन किया, गहराई से विश्लेषण किया। इसके बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ। कौन कौन से तत्व? अग्नि पहला, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये 5 तत्वों से बना हुआ। 5 तत्वों में 2 ऐसे तत्व हैं जो निष्क्रिय हैं। कौन कौन से? पहला आकाश, जो कि शरीर में रिक्त स्थान को डिनोट करता है, और दूसरा है पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो शरीर की संरचना का मूल आधार है। ये दोनों निष्क्रिय तत्व हैं। तो सक्रिय तत्व कौन कौन से हैं? पीछे बचे हुए 3 तत्व। कौन कौन से तत्व? अग्नि, वायु और जल। ये 3 तत्व ऐसे हैं जो शरीर में विषम परिस्थितियों में इनकी लेवलिंग में बदलाव होने पर रोग पैदा करते हैं। तो जो अग्नि तत्व है वो पित्त को डिनोट करता है, पित्त कहलाता है। दूसरा है जल तत्व। जल तत्व है वो कफ को बताता है, यानी कफ का स्वरूप है। और तीसरा है वायु। वायु वात का स्वरूप है। तो वात, पित्त और कफ ये तीनों शरीर के पंच तत्वों में से 3 तत्वों को डिनोट करते हैं। इन तीनों तत्वों में शरीर में उतार चढ़ाव होने पर वात, पित्त और कफ उनमें बदलाव होता है और उससे रोग जनित होते हैं। शरीर में इनके स्थान कहाँ कहाँ पर है वो हम जानेंगे कि वात, पित्त और कफ यानी वायु, अग्नि और जल का मूल स्थान कहाँ कहाँ पर है शरीर में। तो नाभ, ये जो सीना है, हृदय है, हृदय के ऊपर का भाग, हृदय के ऊपर का भाग कफ का स्थान होता है। हृदय और नाभि के बीच का भाग जो होता है वो पित्त का स्थान होता है। यहाँ अग्नि होती है, जठराग्नि होती है। और पित्त जो है, साइंस में भी देखें तो लीवर यहीं पर है, और इसी के बीच में सारा भोजन का कार्यक्रम होता है। अग्नाशय वगैरह जो पचाने की चीज़ें हैं वो सारी इसी में है। तो ये पित्त का स्थान है। और नीचे है नाभि के नीचे वाला हिस्सा, वात का स्थान है। ये शरीर में अपनी अपनी जगह पर सेटल रहते हैं, अपनी अपनी जगह पर पड़े रहते हैं, तो शरीर में रोग नहीं होते। अब अपन जानेंगे इनके प्रकोप काल। किस किस काल में इनके प्रकोप हो सकते हैं, यानी ये बिगड़ सकते हैं, ये खराब हो सकते हैं और उनसे संबंधित रोग पैदा कर सकते हैं। तो किसी भी अवस्था का प्रारंभिक काल होता है वो कफ का प्रकोप काल होता है। किसी भी अवस्था का मध्य काल होता है वो पित्त का प्रकोप काल होता है। और किसी भी अवस्था का अंतिम काल होता है वो वात का प्रकोप काल होता है। अब हम जानेंगे कि अवस्थाएं, जैसे हम जीवन चक्र को ले लेते हैं। जीवन चक्र में बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में, यानी प्रारंभिक भाग जो है, बाल्य अवस्था में बच्चा जो है वो कफ की प्रवृत्ति में रहता है। मेरा एक पुराना वीडियो आपने देखा होगा, मैंने ये बताया था आपको उसमें कि बच्चे जो हैं कफ की प्रवृत्ति में रहते हैं, कफ की उस प्रभाव में रहते हैं। सबसे ज़्यादा कफ बच्चों में उसी समय रहता है। तो इसको शांत कैसे किया जाए? इसको शांत किया जाता है निद्रा से। नींद, बच्चे नींद ज़्यादा लेते हैं, आपको पता है। जो बच्चा जन्म लेता है वो 24 में से 22 घंटे, 21 घंटे नींद लेता है।
नींद से बच्चे का कफ शांत होता है। और मैंने शायद आपको याद हो ये भी बताया होगा कि असहनशीलता, अधीरता बच्चों में क्यों पनप रही है, क्योंकि उनका कफ बिगड़ जाता है, कफ शांत नहीं होता है, वो नींद कम लेते हैं, रात्रि जागरण ज़्यादा करते हैं, सुबह स्कूल के लिए जल्दी चले जाते हैं, दिन भर स्कूल में बोझिल रहते हैं। पढ़ना तो है ही है, लेकिन ऐसी व्यवस्था से पढ़ना है कि कफ खराब ना हो, जीवन सहनशील धैर्य युक्त हो। ऐसी बातें हमें जानना जरूरी है। ये है कफ। दूसरा है पित्त। पित्त का प्रकोप काल होता है यौवनावस्था, यानी जवानी में। जवानी में जो व्यक्ति होता है वो पित्त के प्रकोप में रहता है। तो देखो, कुछ भी खाता है तो पचता है, इसका प्रकोप काल यही होता है। और इसी काल में एसिडिटी डेवलप होती है, सबसे मूल रोग जो पित्त का है। और इस एसिडिटी से हजारों रोग पेट के उत्पन्न होते हैं। तो यौवनावस्था में यानी जवानी के अंदर जिनका पित्त अच्छा होता है, पित्त स्ट्रांग होता है, उनके भोजन पचने में कोई समस्या नहीं आती। और जब पित्त बिगड़ जाता है तो स्थितियाँ खराब हो जाती हैं। जवानी में पित्त प्रकोप कर सकता, उसके चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। और उसके बाद चलते हैं अपन वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में जैसे अभी तो जवानी में भी होने लग गए हैं, लेकिन पहले कुछ समय पहले की 10-20 सालों पहले तक जो वात के रोग होते हैं वो सब बुढ़ापे में होते हैं। आयुर्वेद यही कहता है, जैसे घुटने दुखना, जॉइंट पेन्स, बीपी, ये हार्ट अटैक, ये सब हेमरेज, ये सब वात के रोग हैं। वात जब बिगड़ता है तो हार्ट अटैक आता है। तो वात के सारे रोग वृद्धावस्था में रहते हैं, क्योंकि वात का प्रकोप काल वृद्धावस्था है। उसके बाद हम चलते हैं दिन में। दिन में अब ये तो हो गई जीवन चक्र की बात, लेकिन दिन में भी इनके प्रकोप काल होते हैं। 24 घंटे होते हैं, तो दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे 6 हिस्सों में बांटे गए हैं। 4-4 घंटे का एक हिस्सा होता है, और हर जो 4 घंटे का हिस्सा है उसमें एक जो तत्व है, एक दोष है, उसका प्रकोप काल होता है। तो दिन के प्रारंभिक भाग में हमने बताया था, दिन का प्रारंभिक भाग है सुबह 6 से दिन को 10 बजे तक, यानी 6 AM to 10 AM। ये प्रकोप काल होता है कफ का। कफ के प्रकोप काल से देखो, सुबह सुबह अस्थमाटिक अटैक ज़्यादा आते हैं, और मॉर्निंग टाइम में छींकें, जुकाम, ये सारी मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके प्रकोप बढ़ने का जो समय होता है वो मॉर्निंग का समय होता है। उसके बाद मध्यकाल, दिन का मध्य भाग होता है 10 बजे से लगाकर 2 बजे तक, और यही भोजन का सबसे अच्छा समय होता है, मॉर्निंग टाइम। 10 बजे के आसपास अपने को भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद काल भी यही कहता है, भोजन का समय, उस समय पित्त का प्रभाव शरीर पर अच्छा रहता है, और पित्त के प्रकोप का भी समय यही है। इस समय तक हम भोजन न करते हैं, सब भोजन तो सुबह कर लेना चाहिए हमें, सवेरे जल्दी सूर्योदय के बाद हम कर सकते हैं। दिन का मध्य भाग 10 से 2 बजे तक का, उसमें पित्त का प्रकोप काल रहता है। मतलब पित्त से संबंधित रोग हैं, जैसे एसिडिटी है, सबसे मूल रोग एसिडिटी है, वो इस समय होने के ज़्यादा चांस रहते हैं अगर इस समय अपन भोजन नहीं करते, क्योंकि पित्त इस समय प्रबल रहता है। इस समय तक 2 बजे तक अपन भोजन नहीं करते हैं, जैसे कई लोग 3 बजे तक, 4 बजे तक, तो उनके शरीर में पित्त का प्रभाव बढ़ता जाता है, पित्त के रोग होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम दिन का अंतिम भाग, यानी शाम को 2 से 6 बजे तक वात का समय होता है, यानी वात का प्रकोप काल होता है। इसी प्रकार हम रात्रि में चलते हैं। रात्रि के जो समय होता है, शाम को प्रारंभिक काल होता है, शाम को 6 से रात्रि 10 बजे तक। तो प्रारंभिक काल में कफ का प्रभाव यानी कफ का प्रकोप काल सबसे ज़्यादा होता है। इसी समय कफ के रोग
जो होते हैं वो प्रबल हो जाते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, अस्थमेटिक प्रॉब्लम, ये है कफ के रोग हैं। और इनका प्रकोप काल इस समय ज़्यादा होता है। और रात्रि का मध्य भाग होता है रात को 10 से 2 बजे तक, यानी 10 PM टू 2 AM, रात के 10 बजे से सुबह 2 बजे तक रात्रि का प्रकोप काल, रात्रि में पित्त का प्रकोप काल रहता है। इस समय पित्त के रोग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे किसी को एसिडिटी ज़्यादा रहती है तो इस समय में खट्टी डगारें बढ़ सकती है। और इसी प्रकार वात के रोग जो हैं रात्रि के अंतिम समय में, यानी रात को 2 बजे से सुबह 6 बजे तक, ये वात रोगों का बढ़ने का काल होता है। आप देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हार्ट अटैक इसी समय आता है, इसी दौरान आता है, रात को 2 बजे से 6 बजे तक। आप नोटिस करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को हार्ट अटैक इस समय अवधि के दौरान ही आता है। इस समय अवधि में हमें ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। ये हो गए दिन के और रात्रि के प्रकोप काल। उसके बाद हम चलते हैं भोजन पचने का जो समय होता है, उस पचने के समय में बहुत गहरी बात है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आए तो आपको इस वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा समझना है। आप अगर दोबारा देखेंगे तो ये बहुत बारीक बातें कही है आपने, बहुत बारीक चीज़ें लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, इसीलिए ये बोर्ड लिया है, इसमें लिखा है, इसमें आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो भोजन पचने का जो प्रारंभिक काल होता है, भोजन किया और उसका प्रारंभिक काल, जैसे 6 घंटे लगते हैं या 4 घंटे, 6 घंटे आमाशय में पड़ा रहता है, तो भोजन का जो फिर पचने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो पचने में फिर छोटी आंत में भी आता है। तो ये सारा समय जो है कैलकुलेट करते हैं हम, तो उस समय के अंदर जो प्रारंभिक काल होता है भोजन पचने का, उसमें प्रारंभिक काल कफ का होता है, यानी कफ का प्रकोप काल होता है। इसीलिए हम आयुर्वेद कहता है भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी जो है जल जो है, जल तत्व कफ को बढ़ाता है, अग्नि को शांत करता है। तो भोजन पचने में वैसे ही वह कफ का प्रकोप काल है, और भोजन खाने के तुरंत बाद अगर आप पानी पी लेंगे तो कफ का प्रकोप बढ़ना चालू हो जाएगा, और उससे भोजन बहुत देरी से पचेगा भी नहीं, और वो सड़ेगा पेट। तो प्रारंभिक अवस्था जो होती है भोजन पचने की, वो होती है अन्न के पचने की प्रारंभिक काल होता है कफ का। मध्य काल जो होता है पित्त का, जब भोजन आधा पच जाता है और उसमें पित्त का रिसाव होता है, पित्त का छोटी आंत में रिसाव होता है आमाशय के जस्ट बाद, तो वो पित्त, साइंस भी इसको वेरीफाई करती है। अगर कुछ लोग आयुर्वेद को नहीं मानते हैं तो विज्ञान भी इसको वेरीफाई करता है। जो पित्ताशय से पित्त रस, फैट को पचाने के लिए निकलता है, जो क्षारीय होता है, वो भोजन के पचने के मध्य काल में भोजन में मिलाया जाता है। तो ये विज्ञान भी इसका प्रूव करती है। उसके बाद भोजन पचने का अंतिम काल होता है, वो वात का होता है। वात में भोजन पच गया, लगभग पच जाता है, थोड़ा बहुत पचा रहता है, बच जाता है, तो उसमें ये वात का प्रकोप काल होता है। उस समय वात का प्रकोप बढ़ सकते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद होता है भोजन का एब्जॉर्प्शन, यानी खून के अंदर तत्व जो हैं, पचे हुए तत्व एब्जॉर्ब होते हैं। जठराग्नि के विषय में हम बात करेंगे। अगर वात बढ़ जाए तो जठराग्नि विषम हो जाती है। विषम यानी सम नहीं रहती, ऊंची नीची चलती रहती। तो जो इससे संबंधित रोग होते हैं वो जठराग्नि पर भी प्रभाव डालते हैं। और पित्त अगर बढ़ जाता है तो जठराग्नि तीक्ष्ण हो जाती है, तेज हो जाती है। इसका क्या मतलब है? जठराग्नि तेज होने का मतलब है एसिडिटी। आपके पेट में यानी आमाशय के अंदर एसिड ज़्यादा बनना चालू हो जाता है। अब एसिड कम बनता है, क्योंकि एसिड ज़्यादा बनता है तो उसको भोजन पचाने के लिए ज़्यादा चाहिए, इसलिए एसिड ज़्यादा बनता है। तो तीक्ष्ण हुआ कि नहीं हुआ? पित्त बढ़ जाए तो जठराग्नि तीक्ष्ण हो जाती है,
यानी हमें बार बार भोजन करना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर साहब ये सलाह देते हैं कि आप भोजन बार बार करिए, दिन में टुकड़ों में भोजन करिए, ताकि आपको एसिडिटी कम से कम हो। कुछ लोग लंबे समय गैप से भोजन करते हैं, तो उनमें एसिडिटी बढ़ने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जिस समय एसिड बनने लगता है 6-7 घंटे 8 घंटे बाद, तब हम भोजन नहीं करते, हम 10 घंटे 12 घंटे के गैप से भोजन करते हैं। तो उससे क्या होता है, एसिडिटी के रोग समय जो जो निकल जाता है, उसके बाद एसिडिटी का रोग हो जाता है, और इससे हज़ारों रोग होते हैं। एसिडिटी जड़ मूल रोग है, उसके बाद हज़ारों रोग होते हैं। इसीलिए अपने बूढ़े जो हैं सुबह भोजन करते थे, फिर दोपहर को नाश्ता करते थे, और शाम का भोजन 6-7 बजे सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के आसपास करते थे। 3 बार जरूर करते थे। इसका मूल ही कारण यही है कि आपकी जो है लंबे गैप के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो जठराग्नि तीक्ष्ण हो जाती है। उसके बाद है, अगर कफ बढ़ जाए तो जठराग्नि मंद हो जाती है, यानी भूख जिन लोगों को कम लगती है उनको कफ का प्रभाव बढ़ जाता है, यानी कफ खराब हो जाता है उनका, इसलिए उनको भूख कम लगती है। अब वात पित्त और कफ, अपन सभी कहते हैं ये त्रिदोष है। ये त्रिदोष भी कहे जा सकते हैं, 3 धातु भी कहे जाते हैं, और 3 मल भी कहे जाते हैं। जब वात पित्त और कफ रोग पैदा करते हैं, शरीर को रोगी करते हैं, तो ये दोष कहे जाते हैं। और जब शरीर को स्वस्थ रखते हैं, यानी तीनों लेवल में रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, तो ये धातु कहे जाते हैं। और जब ये शरीर को मलिन करते हैं, यानी गंदा करते हैं, तो ये मल कहे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा दोबारा देखना, आप बार बार इसको देखेंगे 2-3 बार, तो आपको वात पित्त और कफ की बारीकियां पता लगेगी। उससे आप विश्लेषण कर पाएंगे मुझे कौन सा रोग है और मैं इसको कैसे ठीक करता हूँ। इसी सीरीज में आपके पास आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी वात पित्त और कफ के बारे में। आज के जी बस इतना ही। जय श्री राम।